लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे अर्ज़ की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट जब भी करनी हो, सिर्फ ये सोच के इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी कि आजकल के हालात क्या हैं और आने वाले हालात में एकदम कैसे प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपने अपना गोल फिक्स करना है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों है। तो आज हम लोग पहला गोल अपना ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने रहाइश के लिए, अपने उसमें आप घर बनाना चाहते हैं। तो फिर आपको कौन से पैरामीटर्स लेने चाहिए? देखिए, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आज आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है या इवन मॉडरेट भी मिलती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इज़िली अपनी चॉइस की जगह पे अपनी वर्किंग करके अपने हिसाब से कि जो जगह आपको सूट करती है, फिर उस अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उस जगह को परचेज़ कर लीजिए। इलेक्शन होने के बाद या पाकिस्तान में इकॉनमी कंडीशन बेहतर होने के बाद भी आपकी ये प्रॉपर्टी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, इससे आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपने इसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बल्कि एज़ अ लॉन्ग टर्म अपना एक इन्वेस्टमेंट रखनी है, जो आपके और आपके बच्चों के लिए एक फिज़िबल चीज़ हो जाएगी कि आपको रेंट की जो एक्सपेंस है वो आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। अब इन हालात में ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़रूर खरीदिए। खरीदते वक़्त ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि वहाँ से आपका जो बिज़नेस है या जो आपकी वर्किंग है, वो कितनी दूर है, आपकी स्कूलिंग बच्चों की कितनी दूर है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस कितने दूर हैं, उनके पेट्रोल के क्या खर्चे आएँगे, और फिर इसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका बजट कितना है और क्या फिर इस को आप एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर बना पाएँगे और बना के आप फिर रेंट को छोड़ के इसके ऊपर शिफ्ट हो पाएँगे। तो ये सारी चीज़ों को ख़्याल करते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्लानिंग कीजिए और फिर अपना एक बजट रखिए इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर उस बजट के साथ-साथ अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू कीजिए। अब जब ये आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे होंगे तो आपने ये भी देखना है कि आपने अपना एक टारगेट रखना है कि मेरे पास ये बजट है, तो इस बजट में मैं अपने घर को किस लेवल पे बनाऊँ? क्योंकि होता अक्सर ये भी है कि आपका बजट लिमिटेड होता है और आप अपने घर को शुरू से उस स्टेज पे लेके जाते हैं कि मैंने इसमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और मैंने जो चीज़ें लगानी हैं वो मैंने आउट ऑफ द वे लगानी है और बहुत लग्ज़री या इस तरह की चीज़ें लगानी हैं। तो बाद में आपको अपने बजट में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो आप घर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपका किसी स्टेज पे रुक जाता है, तो ऐसी चीज़ आपके लिए बजाय एसेट बनने के आपकी एक लायबिलिटी बन जाता है। ना तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं और ना आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी खुद भी नहीं रह सकते। क्योंकि अनलेस जब वो कंप्लीट ना हो जाए, आप उसमें कैसे खुद रह सकते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप घर बनाएँ तो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल करें, अपने बजट को मद्देनज़र रखें, फिर अपने बजट के हिसाब से ही उसकी जो अकोमोडेशन है बनाएँ, उसमें बाथरूम जो बनाने हैं, उसमें रूम्स जो बनाने हैं, वो अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए बनाएँ ताकि आप उसको ईज़िली कंप्लीट कर सकें। ये सोच के घर बनाना कि जी मैं घर बनाना शुरू कर दूँगा तो फिर पैसे आ जाएँगे तो मैं उसको कर लूँगा। ये आपका 10 से 20% तक के लिए तो सूटेबल हो सकता है, लेकिन आप 50% या इससे ज़्यादा के लिए अगर सोचते हैं कि ऐसे पैसे आ जाएँगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बाद में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो जब भी घर बनाने की आपकी ख्वाहिश हो, आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपना एक बजट फिक्स करें, उस बजट को आप बैंक में रख सकते हैं, बैंक उसमें आपको प्रॉफ़िट भी देता रहेगा और इन द मीन टाइम आप उसको ईज़िली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दें और कॉन्ट्रैक्टर से एक रेट तय कर लें और वो आपको एक स्पेसिफ़िक कंडीशन में बना के वो घर दे दे, ग्रे बना के दे दे या फिनिशिंग व्हाट्सोएवर जो अभी आपकी अपनी सहूलत के मुताबिक है। तो इस तरह आप उसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये मद्देनज़र भी रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह आप या जिस लोकेलिटी में आप जा रहे हैं, वहाँ मेंटेनेंस चार्जेज़ क्या हैं? कल आपको वो सूट भी करेगी या नहीं करेगी, कल आपके लिए वो उसके मेंटेनेंस को पूरा करना मुमकिन भी होगा या नहीं होगा, उसके इर्द-गिर्द आपको सारी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो आपकी एमिनिटीज़ हैं, वो अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं, और फिर आपके पास कन्वेंस के क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने घर बनाते वक़्त अपने ज़हन में ज़रूर रखनी है और इनको बाकायदा कैलकुलेट करना है, ताकि आप जो घर बनाएँ, घर बनाने के बाद आप इस स्टेज पे ना हों कि अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है, या यहाँ के तो मेंटेनेंस चार्जेज़ मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, या यहाँ तो स्कूलिंग बच्चों की करीब नहीं है, या यहाँ से मेरा बिज़नेस बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें आपने घर बनाने से पहले सोचनी हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने घर शुरू करना है। ये नहीं कि आप सोचें कि बस मैंने किराए के घर से चूँकि शिफ्ट हो जाना है तो मैं फ़ौरी तौर पे ये काम कर दूँ, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ये वो चंद टिप्स थे जो मैं आपको देना चाह रहा
था, अगर आप घर बनाने जा रही हैं, तो क्यों आपके लिए आज के हालात में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस वक़्त नीचे आई हुई है और आने वाले टाइम में महँगी महँगी भी होगी और प्लस ये कि इसका जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा इन फ़ॉर्म ऑफ कि आप वो जो रेंट सेव कर रहे होंगे, वो आपके लिए एक बेनिफिशियल या एडिशनल इनकम हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, आइडियल टाइम है और इसमें आप अपने बजट को ज़रूर मद्देनज़र रखें और ये भी मद्देनज़र रखें कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, कितने परसेंट का रेंट आप बचा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो क्या इसमें 40% तक या 30% तक आप रेंट सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि अगर इतना रेंट आप सेव कर रहे हैं, तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।